नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सबकी हेडलाइंस पर। रांची के रिम्स से साबिर अंसारी फरार। रिम्स में चल रहा था साबिर अंसारी का इलाज। मेन रोड में हुए उपद्रव के दौरान हुआ था घायल। राजधानी में हुए हंगामे को लेकर प्रशासन अलर्ट। हंगामे को लेकर देवघर जिला प्रशासन भी अलर्ट। शांति व्यवस्था को लेकर निकाला गया मार्च। रांची में हुए दंगे के विरोध में बूंदू बंद। बूंदू में बंद का दिखा असर। शांति व्यवस्था को लेकर बुलाया गया बंद। लातेहार में रिंग्स और कुरकुरे खाने से 2 बच्चे बीमार। फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए दोनों बच्चों का अस्पताल में चल रहा है इलाज। और जमशेदपुर में तेज रफ्तार का दिखा असर। अनियंत्रित ट्रेलर ने 6 दुकानों में मारी टक्कर। दुकानदार ने जल्द की भरपाई की मांग। चलिए खबर की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे, जहां राजधानी रांची में इंटरनेट सेवा एक बार फिर से बहाल हो गई है। आपको बता दें कि राजधानी में इंटरनेट की सुविधा फिर से बहाल हुई है। लगभग 30 घंटे बाधित रही थी इंटरनेट सेवा और शुक्रवार को हुए पथराव गोलीबारी के बाद से इंटरनेट सेवा पर असर पड़ा था, जिसके चलते 30 घंटे से इंटरनेट सेवा बंद थी। लेकिन आज सुबह एक बार फिर से इंटरनेट सेवा बहाल हो गई है। इंटरनेट सुविधा एक बार फिर से लोगों के लिए अब सुचारू रूप से संचालित की जा रही है। बता दें कि शुक्रवार को पथराव और गोलीबारी के बाद इंटरनेट बंद कर दिया गया था और इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी गई थी, जिसके बाद से जहां जनता परेशान थी, वहीं अब राजधानी रांची में इंटरनेट की सुविधा फिर से बहाल हो गई है। और आज सुबह सुबह इंटरनेट सेवा बहाल होने से राजधानी वासियों में खुशी की लहर भी देखने को मिल रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता नवीन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन, रांची में एक बार फिर से इंटरनेट की सुविधा बहाल हो गई है। लगभग 30 घंटे ये सेवा बाधित रही थी, लेकिन अब आज सुबह सुबह एक बार फिर से ये सेवा बहाल कर दी गई है, जिससे कहीं न कहीं राजधानी वासियों में भी खुशी की लहर देखने को मिल रही है। 33 घंटे के बाद रांची में इंटरनेट की सेवा बहाल कर दी गई और आज रविवार भोर 4 बजे के आसपास इंटरनेट की सेवा शुरू कर दी गई है। हालांकि जो रिव्यू कमेटी की बैठक हुई थी, उस बैठक में तय किया गया था कि आज भी संभवतः इंटरनेट प्रभावित होगा, लेकिन जो रिपोर्ट्स आई, हालात सामान्य दिखे, उसके बाद ये तय किया गया कि 4 बजे सुबह इंटरनेट की सेवा जो है उसे चालू कर दी जाए। इंटरनेट सेवा के चालू होने के पीछे का एक बड़ा कारण ये भी बताया जा रहा है कि आज कई एग्जामिनेशन जो हैं वो राजधानी रांची में है, यानी झारखंड के कई जिलों में, प्रदेश में भी है, राजधानी रांची में भी कई एग्जाम से बाहर से बच्चे एग्जाम देने आए हैं। तो ऐसे में उन लोगों को जो है एग्जामिनेशन में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, उसके मद्देनजर जो है यह फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। बहरहाल जो भी हो, लेकिन इंटरनेट की सेवा बहाल कर दी गई है, लिहाजा जो 33 घंटे से लंबित पड़े जो कामकाज हैं वो पुनः एक बार चालू हो पाए हैं। केवल आम लोगों को ही नहीं, मीडिया संस्थानों को भी बड़ी समस्या हो रही थी। खबरों का लेन देन, आदान प्रदान में काफी परेशानी आ रही थी, लेकिन अब जब 33 घंटे के बाद इंटरनेट की सेवा बहाल कर दी गई है तो लोगों को एक बड़ी समस्या इस दौरान जहां लोगों में खुशी की लहर है, वहीं कहीं ना कहीं कंपनियों के बीच में जो माहौल था उस पर भी असर पड़ा था, क्योंकि लगभग 30 घंटे का समय काफी अहम माना जाता है। एक दिन से ज्यादा इंटरनेट की सेवा यहां रुकी हुई थी, जिससे कई लोगों के रोजगार पर भी असर पड़ा, कई लोगों के व्यवसाय पर भी असर पड़ा है इस 30 घंटे में। निश्चित तौर पे इस 33 घंटे में कई चीजों पर जो है प्रभाव पड़ा, व्यापार प्रभावित हुए। हालांकि बाजार इस दरमियान बंद रही। रांची में कर्फ्यू जैसे हालात थे, निषेधाज्ञा कानून लागू थी लगभग 11 थाने क्षेत्र में, तो लगभग बाजार बंद था, शहर पूरी तरह से बंद थे, तो और इंटरनेट की सेवा भी बंद थी। तो कहीं न कहीं लोगों को परेशानियां जरूर हुई हैं, लेकिन निश्चित तौर पे जिस तरीके की घटना राजधानी रांची में सामने आई, ऐसे में सरकार की तरफ से ये महत्वपूर्ण कदम उठाया गया था। इसके पीछे कॉज दिया जा रहा है कि अगर इंटरनेट सेवा बहाल होती तो अफवाह का बाजार गर्म होता, शायद अफवाह
फैलता और इस वजह से जो पुलिस ने, प्रशासन ने जो कंट्रोल किया है इस हिंसा को, कहीं ना कहीं वो हिंसा बढ़ सकता था। बहरहाल फिलहाल रांची में हालात सामान्य है, सब कुछ फिलहाल नर्म है। यही वजह है कि सरकार की तरफ से ये आदेश दिया गया कि इंटरनेट की सेवा बहाल कर दी जाए और इंटरनेट की सेवा बहाल कर दी गई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इसी के साथ यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं संजीव और मैं हूं दर्शन। शुरू हो रहा है संगीत प्रतिभा का महामंच साधना प्लस न्यूज और टाटा स्काई चैनल 1138 पर। देखना न भूलिए हर शनिवार और रविवार शाम 8:30 बजे। सुर साधना, स्वर साधना, सुर स्वर साधना। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे, लेकिन उससे पहले रुक करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर का। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जांच के लिए समिति बनाई है। इस वक्त की बड़ी खबर, शुक्रवार की घटना को लेकर ये जांच समिति बनाई गई है। एक सप्ताह के अंदर ये कमेटी जांच रिपोर्ट देगी। जांच कमेटी में आईएएस अमिताभ कौशल के साथ साथ एडीजी संजय लाटकर भी शामिल हैं और इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने जांच के लिए समिति बनाई है। दरअसल शुक्रवार की घटना को लेकर अब राज्य सरकार सजग है और इसके लिए यहां जांच कमेटी बनाई गई है और एक सप्ताह के अंदर कमेटी अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता नवीन शर्मा एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन, शुक्रवार को जो दंगे जैसा माहौल, जो अराजकता जैसा माहौल राज्य में देखने को मिल रहा था, जगह जगह पत्थरबाजी, गोली यहां चलाई जा रही थी और एक अलग ही उग्र माहौल यहां राज्य में देखने को मिल रहा था। हालांकि अभी स्थिति सामान्य बताई जा रही है, लेकिन शुक्रवार की घटना को लेकर एक जांच कमेटी बनाई गई है, जिससे ये कहा गया है कि एक सप्ताह के अंदर इसमें जितनी भी चीजों की जांच होनी है वो जांच रिपोर्ट बनाकर सौंपी जाए। देखिए, अब इस मामले में जांच की कमेटी बना दी गई है, क्योंकि जो घटना शुक्रवार के दिन सामने आई थी, निश्चित तौर पे वो घटना दुर्भाग्यपूर्ण था और इसको लेकर के तमाम राजनीतिक संगठनों ने या फिर धार्मिक संगठनों ने इस घटना की घोर निंदा की थी। जिस तरीके से असामाजिक तत्वों ने जुमे के नमाज के बाद तमाम नवाजी जो है वो इकट्ठा होते हैं एक जगह पे, इकरा मस्जिद, और ये भी कहा जा रहा है कि डोरंडा मस्जिद से भी कुछ नवाजी जो है वहाँ इकट्ठा हुए थे। पूरे राजधानी के तमाम मुस्लिम संगठन जो है वो नुपुर शर्मा के बयान का विरोध कर रहे थे और ये विरोध इकरा मस्जिद से निकला और डेली मार्केट होते हुए महावीर हनुमान मंदिर पहुंचा, जहां पर पत्थरबाजी और तमाम तरह की हिंसात्मक घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि ये विरोध प्रदर्शन कब हिंसा में बदल गया, ये प्रशासन के लिए भी बड़ी जो समस्या का सबब था कहीं न कहीं। बहरहाल इसे कंट्रोल किया गया, गोलीबारियां हुई दोनों ही तरफ से, कई लोगों की जानें गई, कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं, कुछ लोगों का कहना है कि उनके लोग मिल नहीं रहे हैं। बहरहाल इन सब के बीच प्रशासन, सरकार की तरफ से अब एक बड़ा कदम उठाया गया है। इस मामले में जांच के लिए 2 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन कर दिया गया है, जिसमें आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव अमिताभ कौशल और एडीजी अभियान जो है संजय आनंद लाटकर, इनको इस दोनों जांच जो कमेटी है 2 सदस्यीय जांच कमेटी, इसमें ये दोनों शामिल है। अभी राज्यपाल ने भी एडीजी अभियान संजय आनंद लाटकर को राजभवन तलब किया था और पूरे मामले में रिपोर्ट तलब की थी, कई दिशा निर्देश दिए थे। बहरहाल जांच कमेटी को 1 हफ्ता के अंदर अपना रिपोर्ट सौंपना है। इस दरमियान
जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं, इसके अलावा कई जो मीडिया चैनलों और सोशल मीडिया पर चले जो वीडियो हैं, उन वीडियो से भी चेहरे का पहचान जांच कमेटी की बात की जाए तो जिस तरह से आईएएस अमिताभ कौशल और एडीजी संजय लाटकर को यहां शामिल किया गया है, जो अपने आप में जिनका व्यक्तित्व तो काफी सख्त माना जाता है, क्योंकि अगर हम यहां क्राइम की बात करें तो आईएएस और एडीजी जिनको इस जांच कमेटी में शामिल किया गया है, उनकी कार्यशैली भी लगातार एक प्रतिभाशाली रही है। इसीलिए शायद इनको ये दायित्व सौंपा गया है कि जिस तरह का दंगा यहां भड़काने की कोशिश की गई, जिस तरह का उपद्रव यहां शुक्रवार को देखने को मिला, उसमें कौन कौन लोग दोषी हैं, किन किन लोगों के ऊपर कार्रवाई सख्ती से की जानी चाहिए, आखिर ये कौन है, आरोपियों को पकड़ने का ये जिम्मा इसीलिए शायद इन लोगों को सौंपा गया है कि सख्ती से कार्रवाई आगे संभव हो पाए। देखिए, निश्चित तौर पे इस मामले में जो घटना है और जो जिन अधिकारी का आपने जिक्र किया, ये दोनों ही अधिकारी बहुत सख्त अधिकारी बताए जाते हैं। कई जांच कमेटी इन लोगों के कह सकते हैं कि इनके नेतृत्व में बनाई गई, जिसमें कई जांच रिपोर्ट इन्होंने सौंपे हैं। रिकॉर्ड अच्छा रहा है और यही वजह है कि सरकार ने एक बड़ी जिम्मेदारी इन दोनों के 2 सदस्यों की जांच कमेटी बनाई गई है, इन दोनों के ऊपर दी है। इसके इतर एसपी के नेतृत्व में एसआईटी का भी गठन किया गया है, जिसमें रांची रेंज के जो डीआईजी हैं अनीश कुमार गुप्ता और सिटी एसपी हैं अंशुमन, इन दोनों के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया है। इसमें 15 पुलिस पदाधिकारी शामिल किए गए हैं। इनको भी अपना रिपोर्ट जो है वो सौंपना है। तो हर तरह से जांच कराया जा रहा है। अब चूंकि देखना होगा कि पूरे मामले में जो है सरकार क्या कुछ करती है। और अभी फिलहाल अगर आप इस मामले में एफआईआर की बात करें तो जो उपद्रव के मामले में 4 थानों में अलग अलग जो है वो प्राथमिकी जो है वो दर्ज की गई है। मेन रोड में जो घटना हुआ था, उस घटने में लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। विरोध प्रदर्शन में शामिल लगभग 13 लोगों को गोली लगी है। घायलों का इलाज रिम्स में चल रहा है। उसमें से एक जो घायल है वो रिम्स से फरार हो गया है। तो निश्चित तौर पे प्राथमिकी के बाद लगातार जारी है, चूंकि शुक्रवार को जो माहौल यहाँ राज्य में बनता हुआ नजर आया था, उस घटना को ध्यान में रखते हुए जांच कमेटी बना दी गई है। अब 1 सप्ताह के अंदर जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। अब देखना यह होगा कि इस रिपोर्ट में क्या कुछ नतीजे सामने आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते आगे, जहां रांची के मेन रोड में हुए उपद्रव के दौरान फायरिंग में घायल हुआ साबिर अंसारी इलाज के दौरान रिम्स से फरार हो गया है। जानकारी के मुताबिक साबिर रांची के इस्लाम नगर का रहने वाला है और उसके पिता का नाम अब्दुल गफ्फार है। साबिर के पीठ में गोली का छर्रा लगा था, जिसके बाद घायल अवस्था में उसे रिम्स के कार्डियोथोरेसिक एंड वेस्कुलर सर्जरी विभाग में डॉक्टर विनीत महाजन की देखरेख में भर्ती किया गया था। वहीं विभाग के डॉक्टरों ने शर्रे को बाहर निकाल दिया था, जिसके बाद से उसे सर्जरी करके आईसीयू में भर्ती किया गया था। मौका देख रविवार की सुबह वो वार्ड से फरार हो गया। साबिर की मां ने कहा है कि मैं उसके बेड के नीचे ही लेटी हुई थी, इस बीच आंख लग गई और वो वार्ड से निकलकर कहीं चला गया है। उन्होंने ये भी बताया कि साबिर को बाथरूम और वार्ड के अलग अलग हिस्सों में ढूंढने का प्रयास किया गया, लेकिन वो नहीं मिला। वहीं रांची में उपद्रवियों के द्वारा किए गए बवाल और हंगामे के बाद देवघर जिला प्रशासन भी अब अलर्ट मोड पर है। इसको लेकर देवघर एसडीएम अभिजीत सिन्हा ने एसडीएम कार्यालय में बीडीओ, सीओ और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की है। आपको बता दें कि इस दौरान कोऑर्डिनेशन की बैठक आयोजित की गई है। बैठक में उन्होंने सभी को सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की बात भी कही है। साथ ही पुलिस अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि वो लगातार पेट्रोलिंग करते रहे, जिससे जिले में शांति व्यवस्था बरकरार रहे। यहाँ देवघर अनुमंडल के सारे बीडीओ, सीओ, थाना प्रभारी एवं जो पुलिस मुख्यालय से जो डीएसपी साहब हैं वो भी थे। आज बेसिकली यहाँ पे कोऑर्डिनेशन का माहौल बनाने के लिए भी बैठक इसलिए थी क्योंकि विगत दिनों में देखा जा रहा है कहीं कहीं अशांति की संभावना कई जगह बन रही थी। उसके लिए ये स्पष्ट हम लोगों ने किया है कि प्रशासन जो रहेगा, प्रशासन इसके लिए अलर्ट रहेगा। और यहाँ वक्त तो चलाएगा और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी।
मैं हूं संजीव और मैं हूं दर्शन। शुरू हो रहा है संगीत प्रतिभा का महामंच साधना प्लस न्यूज और टाटा स्काई चैनल 1138 पर। देखना न भूलिए हर शनिवार और रविवार शाम 8:30 बजे। सुर साधना स्वर साधना सुर स्वर साधना। ब्रेक के बाद बढ़ते आगे, जहां राजधानी रांची में हुई पत्थरबाजी और तोड़फोड़ की घटना के विरोध में शनिवार को बूंदू बंद रहा है। विभिन्न संगठनों द्वारा बुलाए गए बंद का व्यापक प्रभाव भी पड़ा। बता दें कि क्षेत्र की सभी दुकानें इस दौरान बंद रहीं। बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ नजर आया। चौक चौराहों पर पुलिस लगातार गश्त करती हुई नजर आई। वहीं बूंदू में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बूंदू थाना परिसर में शांति समिति की जरूरी बैठक भी आयोजित की गई। बैठक में विधायक विकास कुमार मुंडा ने कहा कि बूंदू को एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। सभी संप्रदायों के लोगों को शांति व्यवस्था कायम करने के लिए आगे आना चाहिए। समिति की विशेष बैठक बूंदू थाना में आयोजित की गई थी। पिछले कुछ दिनों से जो लॉ एंड ऑर्डर समस्या रांची और बाकी शहरों में हो रही उसी के संदर्भ में हुआ था। तो आज हम लोगों ने सभी की बातों को रखा है, सभी बातों को सुना है और हम लोग ये अनुरोध भी किए हैं कि किसी प्रकार का कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ना हो, इसको ध्यान रखना है। बाकी अगर कोई गलत कर रहा है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और प्रशासन उसके लिए तत्पर है। प्रशासन अपने स्तर से पूरी कार्रवाई करेगी। बढ़ते आगे, जहां रिंग्स और कुरकुरे खाने से 2 बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए हैं। खबर लातेहार के बालूमाथ प्रखंड क्षेत्र के बसिया गांव से है, जहां पैकेट में बंद रिंग्स और कुरकुरे खाने से 2 बच्चे फूड पॉइजनिंग के शिकार बताए जा रहे हैं। दरअसल बसिया ग्राम निवासी अजय चौधरी का बेटा यशराज चौधरी 3 साल और परी कुमारी जो कि 5 साल के हैं, दोनों बसिया ग्राम में आयोजित हो रहे रुद्र महायज्ञ में शनिवार को घूमने गए थे, जहां से रिंग्स और कुरकुरे खरीदकर खा रहे थे। जिसके बाद उनकी स्थिति बिगड़ने पर उन्हें बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर सुरेश कुमार के द्वारा दोनों का प्राथमिक इलाज किया गया और उन्हें अब बेहतर इलाज के लिए रांची के रिम्स रेफर कर दिया गया है। सब देर से यह प्रक्रिया चल रहा है, उससे मैं सब गया ड्रिंक्स खाया खरीद के कल दोपहर के लमसम, और आज है सुबह से 5-7 बार ड्रिंक चालू हो गया है। उसी के लेकर प्राथमिक उपचार के लिए मालूम स्वास्थ्य में बुलाए हैं। कितना बच्चे खाए थे? 2 बच्चे खाए हैं, एक लड़का एक लड़की। क्या नाम है लड़का और लड़की? लड़की का नाम है परी कुमारी जो 6 वर्ष का है, लड़का का नाम है यशराज चौधरी जो 3 वर्ष का है। बसिया ग्राम की अजय चौधरी के परिवार का एक लड़का है, एक लड़की है, एक 6 वर्ष की है, एक 3 वर्ष की है। दोनों कल जो है दोपहर में रिंग खाया था मार्केट से लेकर के, और आज से वो लोग का सीवियर वोमिटिंग शुरू है। एक बच्ची जो परी कुमारी है उसका स्थिति गंभीर है। वहीं जमशेदपुर पोटका के हाथा चौक में तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रेलर ने 6 दुकानों को तोड़ डाला। इस घटना में लोग बाल बाल बच गए। बताया जा रहा है कि ट्रेलर गाड़ी की रफ्तार काफी तेज होने की वजह से यह हादसा घटित हुआ। इस हादसे में 6 दुकान बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं दुकानदार ने ट्रेलर मालिक से हुए नुकसान को जल्द ही भरपाई करने की मांग की है। तो आपको बता दें कि तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से देखने को मिला है, जहां अनियंत्रित ट्रेलर ने 6 दुकानों को तोड़ दिया है, जिसकी वजह से काफी नुकसान हुआ है। वहीं दुकानदार ने जल्दी इस नुकसान की भरपाई की मांग की है। हालांकि इस घटना में गनीमत ये रही कि कोई हताहत नहीं हुआ है, किसी को गंभीर चोटें नहीं आई है, लेकिन अनियंत्रित ट्रेलर ने इस दौरान 6 दुकानों को अपना निशाना बनाया और इस दौरान तेज रफ्तार के चलते 6 दुकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त स्थिति में पहुंच गई।
और आजादी के अमृत महोत्सव में आयकर विभाग की तरफ से साइक्लोथॉन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और सांसद विद्युत वरण महतो शामिल होने पहुंचे। देश की आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसको लेकर देश भर में कई जगह कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जमशेदपुर में भी आयकर विभाग द्वारा साइक्लोथॉन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि इस दौरान कार्यक्रम में केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा, जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो, प्रधान आयकर आयुक्त सीसी धमीजा ने शिरकत की। वहीं अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आयकर विभाग के उक्त कार्यक्रम की सराहना करते हुए देशवासियों को आजादी के अमृत महोत्सव की शुभकामनाएं दी। मौके पर उन्होंने बताया कि आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के पीछे का उद्देश्य भावी पीढ़ी को देश के बलिदानियों के गौरवशाली इतिहास से अवगत कराना है। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि प्रधानमंत्री की सोच के अनुरूप देश में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मौके पर उन्होंने ये भी बताया कि प्रधानमंत्री ने 5 बिलियन की इकोनॉमी का लक्ष्य निर्धारित किया है। ये कार्यक्रम उसी लक्ष्य का एक हिस्सा है। वहीं जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो ने देश की आर्थिक प्रगति में आयकर विभाग की भूमिका को अतुलनीय बताया। उन्होंने बताया कि आयकर विभाग लगातार देश की सेवा में और $5 बिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को हासिल करने में अपना बहुमूल्य योगदान दे रहा है। यही वजह है कि देश आज विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर है। और अब बात साहिबगंज की करेंगे, जहां नया परिसदन में मंत्री आलमगीर आलम, संसदीय कार्य मंत्री और ग्रामीण विकास के साथ साथ झारखंड सरकार की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा की गई है। मंत्री ने कार्यपालक अभियंता NREP से DMFT योजना अंतर्गत चल रहे कार्यों की प्रगति के बारे में जानकारी हासिल की है। उन्होंने वहां मौजूद कार्यपालक अभियंता को जल्द से जल्द योजनाओं को पूरा करने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग प्रमंडल साहिबगंज द्वारा कोटल पोखर ग्रामीण पाइपलाइन योजना, कस्तूरबा विद्यालय बहरवा और स्वास्थ्य केंद्र बहरवा में डीप बोरिंग कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है। पेयजल और स्वच्छता प्रमंडल के अभियंता को ये निर्देश जारी किए गए हैं। अलग है काम के, उसका सिविल वर्क है, उसको दिया था, वो काम कर रहा है और जांच जो संबंधित है वो जांच हो रही। एक माननीय मंत्री जी आए थे, हमने देखा कि मंत्री है तो उससे हम एकदम सामने बैठे हुए थे, परिचय हुआ है। उनको उद्घाटन करने के लिए हम धन्यवाद भी स्वागत भी किए और उनसे जो अपेक्षा रहता है केंद्र सरकार से, साहिबगंज जिला पिछड़ी हुई जिला है और सेंट्रल से जितना भी हम हमारे जिला को यहाँ से मिलेगा, अगर आप दीजिएगा तो हमारा जिला बेहतर होगा। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं कभी आइए दिल्ली तो फिर कीजिए और मैं कोशिश करूंगा कि साहिबगंज जिला का जो है ज़्यादा ऐड दिया जाए। और अभी जो गंगा ब्रिज के बारे में उन्होंने कहा उसका भी समीक्षा हम लोग कर रहे हैं, जब गंगा ब्रिज तैयार है। और जामताड़ा में प्रधानमंत्री स्किल इंडिया योजना के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त कर जामताड़ा जिले के युवक और युवतियों को नौकरी और स्वरोजगार से कर स्वावलंबी बनाने के संकल्प सफल हो रहे हैं। बता दें कि बेरोजगार युवक युवतियों के लिए ये योजना वरदान साबित हो रही है। युवक और युवतियां दीनदयाल कौशल विकास केंद्र से प्रशिक्षण प्राप्त कर स्वरोजगार के साथ ही विभिन्न कंपनियों में नौकरी हासिल कर पा रहे हैं। वहीं संस्था के द्वारा प्रशिक्षण देकर हुनरमंद बनाया जा रहा है। इन तमाम लोगों को सरकारी प्रक्रिया अपनाते हुए प्रशिक्षण प्राप्त युवक और युवतियों को विभिन्न कंपनियों में प्लेसमेंट भी दिया जा रहा है। मेरा नाम है लोकनाथ सर और मैं जामताड़ा नाला का रहने वाला हूँ। मैंने वेंचर स्किल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जामताड़ा से 3 महीने का HRA का कोर्स किया। यहाँ पर मुझे प्रैक्टिकल, थ्योरी और साथ ही साथ कंप्यूटर का भी सुविधा मिला और यहाँ से मुझे। मेरा नाम पूजा रॉय है, हम बिहार के रहने वाले हैं। हम यहाँ पे जॉब के लिए आए हैं। यहाँ पे सिलाई का ये चलता है, बच्चों को सिखाया जाता है और लड़कों लोग का मोबाइल रिपेयरिंग सिखाया जाता है, जिसमें हमारे यहाँ लड़कियों को जॉब भी दिया जाता है और लड़कों को भी। लड़की लोग का एक बैच का तो हो चुका है, सिलेक्शन हो गया है, 30 बच्चे का होता है। वेंचर स्किल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में मैं एज ए ट्रेनर हैंडसेट रिपेयर इंजीनियर के ट्रेनिंग देने का काम करता हूँ। यहाँ मैं बच्चों को
हैंडसेट से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन सिखाता हूँ। उसमें उस बच्चों को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन उन्हें बताया जाता है। हार्डवेयर को बड़े अच्छे से उन्हें परफॉर्मेंस करके सिखाया जाता है। कोई भी मोबाइल हो जैसे बटन वाला, टच वाला, टैबलेट, इन फोनों को उन्हें प्रैक्टिकल करके सिखाया जाता है कैसे वो किसी कंपनी में परफॉर्मेंस करें। यहाँ से बच्चे सीख के सेल्फ एम्प्लॉयड भी होते हैं। वो अपनी किसी और रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का, जहां राजधानी रांची में हुए बवाल के बाद एक बार फिर से लोगों की जिंदगी अब पटरी पर वापस लौटने लगी है। इस वक्त की बड़ी खबर, राजधानी रांची में शुक्रवार को बवाल हुआ था, जिसके बाद से वहां कर्फ्यू जैसी स्थिति बनी हुई थी, लेकिन अब एक बार फिर से पटरी पर जिंदगी वापस लौटना शुरू हो गई है। राजधानी वासियों ने राहत की सांस ली है। मेन रोड के मंदिरों में पूजा अर्चना एक बार फिर से शुरू हो गई है। शहर में अभी निषेधाज्ञा लागू है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।